Hello guys, my name is Gurleen. Welcome back to my channel. इकोनॉमी की सीरीज़ में हम जो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे वो हमने देखा था कि उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट बाटा सिस्टम के बाद हमने उसके जो प्रॉज एंड कॉन्स है उसके बारे में देखा। हमने देखा कि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ गुरलीन कौर। इकोनॉमी की सीरीज़ में हमने लास्ट जो वीडियो कंप्लीट की थी उसमें हमने एवोल्यूशन ऑफ मनी का टॉपिक जो था वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि मनी की जो शुरुआत है वो कैसे हुई। और उसमें हमने देखा था कि स्टार्टिंग में जो ट्रेड किया जाता था दैट वाज थ्रू बाटर सिस्टम, बिकॉज़ बाटर सिस्टम जो था उसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। उसमें गुड्स वगैरह को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया जाता था। फिर हमने देखा कि बाटर सिस्टम के प्रॉज एंड कॉन्सिक्वेंस क्या थे, उनके बारे में भी हमने थॉरली डिस्कस किया था। फिर हमने बात की थी फुल बॉडीड मनी और टोकन कॉइन्स के बारे में। कॉमोडिटी मनी के बारे में भी हमने देखा था कि कॉमोडिटी मनी क्या होती है। उसके बाद हमें जो आगे की चीज़ें डिस्कस करनी है वो करनी है कि जो हम ये कॉइन्स वगैरह देखते हैं इनको कौन पब्लिश करता है, राइट। करेंसी वगैरह कौन छापता है, और मनी क्या होती है, फियात मनी क्या होती है, लीगल टेंडर क्या होता है, ये हम देखेंगे। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि लीगल टेंडर क्या होता है। लीगल टेंडर के जो दोनों पार्ट हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर, उसके बारे में भी हम आज देखेंगे। जो आज का लेक्चर होगा दैट विल बी वेरी शॉर्ट, बिकॉज़ इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो थोड़ा लेंदी होगा। इसलिए मैं इस वीडियो को छोटी ही बनाऊंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारे टॉपिक का नाम है मनी एंड बैंकिंग। ये इकोनॉमी सीरीज़ में अभी हमारी बेसिक्स ही चल रही है, क्योंकि ऑब्वियस है कि आपको आगे एडवांस चीज़ें समझने के लिए बेसिक जो है उसको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फियात मनी के बारे में। फियात मनी क्या होती है? देखिए, फियात मनी इज़ मनी दैट इज़ बैक्ड बाय कंट्रीज गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ अ फिजिकल कमोडिटी। दिस मीन्स मोस्ट कॉइन एंड पेपर करेंसीज दैट आर बीइंग यूज्ड थ्रू द वर्ल्ड आर फियात मनी। जो फियात मनी होती है ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ कॉइन होता है या करेंसी होती है जिसको कंट्री में जो उस कंट्री की रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट होती है उसकी बैकिंग होती है। अब वो किंग भी हो सकता है, कोई क्वीन भी हो सकती है अगर उस कंट्री में मोनार्की है। लेकिन अगर उस कंट्री में डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर जो ये करेंसी होगी इसको जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी, या वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो इशू करेगा। बेसिकली जो फियात मनी होती है इसको जो इशू करता है वो होती है कोई अथॉरिटी, राइट। इसको अथॉरिटी की क्या होती है, बैकिंग मिली होती है। इट इज़ बैक्ड बाय एनी अथॉरिटी। जिसको कोई अथॉरिटी इशू करे, अपना स्टैंप लगाए, थप्पा लगाए उस चीज़ पर, वो चीज़ फियात मनी होती है। ज़्यादातर जो हम कॉइन्स देखेंगे, पेपर करेंसीज देखेंगे जो वर्ल्ड में आप देखते भी हो, यूज़ भी होती है टू सेटल फॉर द सेटलमेंट्स ऑफ द डेट्स, उसी को हम फियात मनी बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल्स देखें इसके तो इंडियन रुपी, ब्रिटिश पाउंड, यूएस डॉलर, ये जो सभी हैं ये फियात मनी है, बिकॉज़ इनको जो है वो किसी सेंट्रल बैंक, किंग और क्वीन जो है वो इशू करते हैं। अब देखिए, फियात मनी होने के लिए भी ना कंडीशंस होती हैं कि अगर हमें ये देखना हो कि कोई जो करेंसी है वो फियात मनी है या नहीं, तो उसके लिए क्या कंडीशंस होगी। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि दो कंडीशंस होंगी। उसके लिए दो कंडीशंस होंगी। पहली जो कंडीशन है वो तो ये होगी कि इट शुड बी लाइक फिजिकल कॉइन, कि आप उस चीज़ को देख सको।
फिजिकल कॉइन भी हो सकता है, करेंसी भी हो सकती है, डिजिटल कॉइन भी हो सकता है। डिजिटल कॉइन के बारे में भी हम देखेंगे। तो फियात मनी जो है वो फिजिकल कॉइन भी हो सकता है, करेंसी भी हो सकती है, और डिजिटल कॉइन, जो चीज़ आप देख सको। और जो दूसरी कंडीशन है वो तो काफ़ी इजी है कि इट शुड बी इशूड बाय सेंट्रल बैंक और किंग और क्वीन ऑफ दैट रिस्पेक्टिव प्लेस। सो इसको बैकिंग होनी चाहिए। सो दीज आर द टू कंडीशंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी मनी टू बी कॉल्ड फियात मनी। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे लीगल टेंडर के बारे में। पीछे हमने फियात मनी के बारे में देखा, उसके बारे में सिर्फ आपको वही दो चीज़ें याद रखनी है, दैट इट शुड बी लाइक फिजिकल कॉइन, करेंसी और डिजिटल कॉइन। एंड सेकंड थिंग वाज इट शुड बी इशूड बाय सेंट्रल बैंक, किंग और क्वीन और एनी अथॉरिटी। जो फियात मनी थी, इट इज़ दी ओनली अ वेराइटी ऑफ इनकन्वर्टिबल पेपर मनी। और फियात मनी जो होती है वो इशू ही जनरली एट अ टाइम ऑफ क्राइसिस, जब चल रहा होता है उस टाइम पर इशू की जाती है। इसीलिए फियात मनी को हम कई बार एमरजेंसी करेंसी भी बोल देते हैं। ये जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई, ये जस्ट एक्स्ट्रा चीज़ें थी। आप पिछली स्लाइड में जो लिखा है उतनी बातें भी याद रख लें, दैट इज़ मोर देन इनफ। अब हम बात करेंगे लीगल टेंडर के बारे में। व्हाट इज़ लीगल टेंडर? सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मीनिंग जो होता है लीगल टेंडर का, इट इज़ दैट मनी दैट इज़ लीगली वैलिड फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स और टू मीट अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर दैट पर्पस व्हेन ऑफर्ड। लीगल टेंडर जो होता है वो एक तरह की फियात मनी ही होती है। लीगल टेंडर जो होता है वो लीगली वैलिड होता है फॉर द पेमेंट्स ऑफ डेट। अगर आपको अपने कोई भी डेट वगैरह पे करनी है और कोई भी आपको ट्रांजैक्शन करनी है, उसके लिए ये वैलिड होते हैं। और दिस मस्ट बी एक्सेप्टेड, कि ये जो लीगल टेंडर है इसको ये एक्सेप्ट होना चाहिए, कि सामने वाला बंदा इसको क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। जैसे कि किसी कंट्री में उस मनी को लेने से कोई मना नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं कि उस कंट्री का लीगल टेंडर। कि अगर कोई मनी मेरे हाथ में है और मैं उससे कोई ट्रांजैक्शन करती हूँ और सामने वाला बंदा जो है वो उसको मना नहीं कर सकता, दैट मीन्स कि वो करेंसी जो है वो लीगल टेंडर होती है। जो लीगल टेंडर है ना, ये फियात मनी का ही एक कंपोनेंट होता है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो फियात मनी है ना, ये आप यहाँ पर देखोगे, इट्स अ बिग सेट, राइट। और जो लीगल टेंडर है, इट इज़ अ सबसेट, ये इसके बीच में ही आती है। लीगल टेंडर इज़ अ काइंड ऑफ फियात मनी, और लीगल टेंडर जो होता है वो लीगली अलाउड होता है फॉर एनी सेटलमेंट। कोई भी बंदा इसको लेने से मना नहीं कर सकता, राइट। ये फियात मनी के अंडर ही आता है। ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फियात मनी। अब हम देखेंगे कि जो ये द नेशनल करेंसीज लीगल टेंडर इन यूजुअली एवरी कंट्री, हर कंट्री में जो वहाँ की नेशनल करेंसी होती है वो वहाँ का लीगल टेंडर जो है उसको बोला जाता है। कोई भी बैंक नोट जो इशू किया जाता है, इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, आरबीआई के द्वारा, उसको किसकी गारंटी मिली होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, राइट। तो वो लीगल टेंडर होगा इंडिया में और इंडिया के कोई भी पार्ट में, अनलेस टेकन बैक फ्रॉम सर्कुलेशन। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब वो चीज़ तभी तक उस कंट्री में लीगल टेंडर कहलवाएगी जब तक कि उसको सर्कुलेशन में से वापस नहीं ले लिया जाता। ये भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि डॉलर जो है, राइट। हम आगे चलते हैं, इस स्लाइड में आपको बताती हूँ, ये डॉलर की स्लाइड है, इसमें हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डॉलर है, इट इज़ बोथ फियात मनी एंड लीगल टेंडर, बट इट इज़ लीगल टेंडर इन यूएसए बट नॉट इन इंडिया। अब देखिए, मैंने फियात मनी के लिए क्या कंडीशन बताई थी कि सबसे पहले तो जो फियात मनी होती है वो कौन सी मनी होती है? इट शुड बी लाइक फिजिकल कॉइन करेंसी। आप यहाँ पर देख सकते हो करेंसी के फॉर्म में या फिजिकल करेंसी के फॉर्म में या डॉलर, राइट। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली थी
कि इसको बैकिंग होनी चाहिए। ऑब्वियस है कि जो डॉलर है उसको जो यूएस की गवर्नमेंट है उसकी बैकिंग है, तो ये तो होगी फियात मनी। अब ये लीगल टेंडर है या नहीं है? ऑब्वियस है कि अगर ये फियात मनी हो ही गई तो ये लीगल टेंडर भी होगी, लेकिन ये लीगल टेंडर यूएसए में होगी, इंडिया में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो, अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने उसको बैकिंग दी है, यहाँ की गवर्नमेंट तो ने तो बैकिंग नहीं दी ना। अब मान लो कोई बंदा है वो इंडिया में रहता है, इंडिया में वो किसी रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर जाके उसने खाना खाया, एंड फॉर द पेमेंट वो डॉलर जो है वो देता है, रुपी में पेमेंट नहीं करता, डॉलर पकड़ाता है। तो अब वो सामने वाला बंदा जो है वो उसको लेने से मना कर सकता है। क्यों? क्योंकि डॉलर जो है वो इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है, इंडिया में लीगल टेंडर इंडियन रुपी ही है, तो उसको पेमेंट उसी में करनी पड़ेगी। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो डॉलर है इट्स अ फियात करेंसी बिकॉज इट इज़ इशूड बाय एन अथॉरिटी ऑफ द यूएस, बट इट इज़ नॉट लीगल टेंडर इन इंडिया। इट इज़ लीगल टेंडर इन यूएस बट नॉट इन इंडिया। ठीक है, इतनी चीज़ आपको पता लगी? ओके, तो अब हम चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं 500 रुपीज़ के नोट के बारे में देखते हैं। अब आप देखो कि जो 500 रुपी का नोट है, सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1987 में। 1987 में ये इंट्रोड्यूस हुआ। इट इज़ अ फियात मनी बट नॉट लीगल टेंडर नाउ। अब आपको पता है कि आई थिंक 2017 में शायद, हाँ जी उसी में, आपको पता था कि डीमोनेटाइजेशन की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सो उससे पहले जो 500 रुपीज़ थे ये फियात मनी तो थे ही, साथ के साथ ही लीगल टेंडर भी थे, क्योंकि इनको कोई लेने से मना नहीं कर सकता था बिफोर 2017। लेकिन आपको पता है कि जब डीमोनेटाइजेशन हुई तो इंडिया में जो 1000 रुपीज़ के नोट्स थे और 500 रुपीज़ के नोट्स थे, इनको डिक्लेयर कर दिया गया था एज अ नो लीगल टेंडर। ओके, इनको बोल दिया गया था नो लीगल टेंडर। मतलब अगर अब आप किसी को कोई ट्रांजैक्शन के लिए 500 रुपीज़ का नोट पकड़ाओगे तो वो बंदा आराम से मना कर सकता है, उसके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, बिकॉज इट इज़ नो मोर लीगल टेंडर। अब इसको जो डिक्लेयर किया गया था कि अब लीगल टेंडर नहीं होगा, ये किस बिल के थ्रू किया गया था? एक बिल था, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। ये बिल था द स्पेसिफाइड बैंक नोट्स, देन आप ब्रैकेट में लिखोगे सीजेशन ऑफ लाइबिलिटीज बिल 2017। सो सीजेशन ऑफ लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? इसका मतलब है नो मोर प्रॉमिस। सीजेशन मतलब समाप्ति, ख़त्म कर दिया गया है। तो 500 और 1000 रुपीज़ के जो नोट्स थे इनको लेने से अब कोई भी बंदा मना कर सकता था, बिकॉज इनको उस टाइम नो लीगल टेंडर जो था वो डिक्लेयर कर दिया गया था। ओके, अब हम आगे देखते हैं 100 रुपीज़ के नोट के बारे में। 100 रुपीज़ का नोट आपको पता है अब भी इसको बंद नहीं किया गया था उस टाइम। सो इट इज़ बोथ फियात मनी एंड लीगल टेंडर, क्योंकि इसको सेंट्रल जो आरबीआई है उसने इशू किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ की गारंटी देता है, और ये लीगल टेंडर भी है, कोई भी इसको लेने से मना नहीं कर सकता। उसके बाद आ जाते हैं बिटकॉइंस। जो बिटकॉइंस हैं ये जो हैं ये ना ही फियात मनी है और ना ही लीगल टेंडर हैं। फियात मनी क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्वियस है इनको किसी भी गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है। अगर कोई करेंसी या कोई कॉइन, अब देखो ये डिजिटल कॉइन है राइट, लेकिन इसको
अब आप बोलोगे कि हमने क्या पढ़ा था कि जो डिजिटल कॉइन है वो फियात मनी हो सकती है, लेकिन फियात मनी होने के लिए दो कंडीशंस का होना फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है ना, कि डिजिटल कॉइन हो और उसको बैकिंग हो। इसमें डिजिटल कॉइन है ये, लेकिन ये देखो डिजिटल कॉइन है लेकिन इसको बैकिंग नहीं है। सो वो भी अगर एक चीज़ भी, एक कंडीशन भी फुलफिल हो रही हो, दूसरी नहीं हो रही हो, तो उसको भी फियात जो मनी है वो नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो ये ना ही फियात मनी है, और अगर ये फियात मनी नहीं है तो ऑब्वियस है लीगल टेंडर कैसे होगी। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और वेरियस एटीएम कार्ड्स आप यूज़ करते हो। सो ये जो प्लास्टिक कार्ड्स हैं, एटीएम, डेबिट, क्रेडिट, एड ऑन कार्ड्स, ये ना ही फियात मनी होती हैं और ना ही लीगल टेंडर होती हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, कभी आप समझो, बिकॉज डेबिट कार्ड लेने से सामने वाला बंदा जो है मना कर सकता है। अगर आप अपनी कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो डेबिट कार्ड के थ्रू कर रहे हो और सामने वाला बंदा मना कर दे कि नहीं हम कैश ही लेंगे, सो आप उसके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट लीगल टेंडर। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे चेक्स के बारे में। चेक आपने देखे होंगे, अभी जो मैंने यहाँ पर पिक्चर लगा रखी है ये इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में कोई चेक यूज़ करता है सो आप उस स्लिप पर देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, लाइक ट्रांजैक्शन नंबर दिया होता है, MICR ऐसे कुछ नंबर दिया होता है, चेक नंबर दिया होता है, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट ये जनरली आपको ये चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पर हम क्या कैसे फिलअप करते हैं, राइट। अगर आप वेरियस स्टेट्स गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, IAS की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, दीज आर जनरल नॉलेज थिंग्स, ये आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, तो चेक जो होता है वो ना ही फियात मनी होती है, बिकॉज इसको कोई भी सेंट्रल बैंक या RBI जो है वो अपनी बैकिंग नहीं देती, और ना ही ये लीगल टेंडर है, क्योंकि चेक लेने से भी आपने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो बंदे होते हैं वो मना कर देते हैं, बिकॉज दे आर लाइक कि कौन बैंक में जाए चेक लगाने के लिए, लाइनों में वहाँ पर खड़े। सो इट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लीगल टेंडर। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान से सुननी है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ लीगल टेंडर, अब हमने देख लिया कि लीगल टेंडर क्या होता है, ऐसी मनी विच इज़ लीगली अलाउड फॉर दी कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन। लेकिन जो लीगल, अब ऐसे तो नहीं कि अगर कोई भी मनी लीगल टेंडर है तो आप कितनी भी बड़ी अमाउंट की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप उसके लिए कोई भी नोट या कोई भी कॉइन दे सकते हो, उस बंदे को लेने ही पड़ेंगे। सो यहाँ पर ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा नहीं होता। दैट्स वाई हमने जो लीगल टेंडर है इसकी दो कैटेगरीज जो हैं वो रख दी हैं। द फर्स्ट वन इज़ लिमिटेड लीगल टेंडर एंड द सेकेंड वन इज़ अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब ये क्या होता है, देखिए सबसे पहले विल टॉक अबाउट लिमिटेड लीगल टेंडर। जो लिमिटेड लीगल टेंडर होता है ना, इट इज़ मनी इन विच डेट कैन बी पे टू अ सर्टेन लिमिट। अब नाम से ही पता लग रहा है लिमिटेड, लिमिटेड मतलब किसी एक लिमिट तक। तो जो लिमिटेड लीगल टेंडर वाली मनी होती है ना, इससे अब अगर हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो एक सर्टन लिमिट तक ही कर सकते हैं। इन इट मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, डोंट वरी, पहले हम जस्ट इसको एक बार रीड कर लेते हैं। इसमें बंदा जो है उसको आप फोर्स नहीं कर सकते किसी सर्टन मैक्सिमम लिमिट से पीछे जाकर, से बियॉन्ड जाकर पैसे देने के लिए, राइट। मतलब कि आप कोई जैसे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप उसके लिए अगर पैसे दे रहे हो तो वो पैसे भी आप किस डिनोमिनेशंस में दे रहे हो उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन इंडिया 50 पैसा कॉइन्स कैन बी गिवन ओनली फॉर ट्रांजैक्शन अप टू 10 रुपीज़। इंडिया में क्या है, देखो अब तो वैसे 50 पैसा के जो 50 पैसे के जो कॉइन्स आई थिंक वो सर्कुलेशन से निकाल दिए गए हैं, उनको विड्रॉ कर लिया गया है, बट स्टिल आप एग्जांपल के लिए इसको समझ लीजिए कि इंडिया में जो 50 पैसे के कॉइन्स है वो आप उसी ट्रांजैक्शन के लिए दे सकते हो जो 10 रुपये तक की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप दुकान पे गए और आपने कोई फॉर एग्जांपल आपने बिस्किट का पैकेट खरीदा, राइट। बिस्किट का पैकेट जो है वो 10 रुपये का है। अब आपके पास 10 रुपये तो नहीं है, लेकिन आपके पास 50 पैसे के कॉइन्स है काफ़ी सारे। सो क्या आप उस 10 रुपीज़ की
अमाउंट को पे करने के लिए 50 पैसे के कॉइन्स जो हैं उनका यूज़ कर सकते हो, यस। लेकिन 10 रुपये से ऊपर की अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है, फॉर दैट यू कैन नॉट पे 50 पैसेस कॉइन्स, ठीक है, तो वो आप नहीं कर सकते। और ऐसे ही अगर आपके पास 1 रुपये के सिक्के हैं, 5 रुपये का सिक्का है, 10 रुपये के सिक्के हैं, तो इनके साथ भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन वो भी 1000 रुपये तक। मतलब अगर आपने कोई चीज़ मान लो 500 की खरीदी, 700 की खरीदी, 1000 की खरीदी, 200 250 की खरीदी, इनके लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हो 5 रुपये के सिक्के देकर या 10 रुपये के काफ़ी सारे सिक्के देकर या 1 रुपये के सिक्के देकर, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन मान लो कि आपको 2000 रुपये की आपने कोई सामान लिया और उसको आप पे करने के लिए उस ट्रांजैक्शन के लिए जब आप पे कर रहे हो, तो उसके लिए आप 5 रुपये, 10 रुपये या 1 रुपये के सिक्के दे रहे हो, सो वो सामने वाला बंदा मना कर सकता है। लेकिन इस केस में यहाँ पर मना नहीं कर सकता अप टू ₹1000 की पेमेंट के लिए, ठीक है। ये होता है लिमिटेड लीगल टेंडर। और अगर सामने वाले बंदे ने मना किया ना, तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन जो है वो ले सकते हो, ठीक है। सो एनी पर्सन कैन रिफ्यूज़ द पेमेंट इफ़ डन इन दिस स्मॉल कॉइन्स अबव ₹1000। सो कोई भी बंदा जो है वो पेमेंट के लिए मना कर सकता है अगर आप ₹1000 से ऊपर की पेमेंट जो है ये स्मॉल कॉइन्स के साथ करते हो। सो कॉइन्स जो हैं इंडिया में दे आर लिमिटेड लीगल टेंडर। ये क्या है? लिमिटेड लीगल टेंडर है, ठीक है। सो आपको समझ आ गया होगा। अब जैसे कि मैं और एग्जांपल आपको बता देती हूँ कि अगर आपको मान लो आपने कोई चीज़ ली, 1 लाख रुपए की आपने शॉपिंग की और उसकी जो पेमेंट है आप 5 रुपये के सिक्के दे के कर रहे हो, तो ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि आप कह दो कि हाँ आप 5 रुपये के सिक्के ले लो और इसको बैठ के गिनी जाओ। उस बंदे का तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। सो ये जो है आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो 5 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है, 10 रुपये का सिक्का है, ये 50 पैसे कॉइन्स हैं, ये जो हैं ये लिमिटेड लीगल टेंडर हैं। ये आप किसी सर्टन अमाउंट तक की ट्रांजैक्शन करने के लिए ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको अब पता लग गई होगी। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। और हाँ जी, एक चीज़ और, ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है ना जो मैंने आपको बताया, ये लिमिटेड लीगल टेंडर के बारे में, ये सारा कुछ कॉइनेज एक्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये सारा कुछ कॉइनेज एक्ट है। कॉइनेज एक्ट 2011 है शायद, आगे आप देख लेना। उसमें शायद मैंने मेंशन किया आगे की स्लाइड में। हाँ, कॉइनेज एक्ट 2011 जो है उसमें ये सारी चीज़ें क्या हैं स्पेसिफाई कर रखी हैं। सो नाउ वी गोना टॉक अबाउट अनलिमिटेड लीगल टेंडर। सो अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है? देखिए, इट इज़ द मनी दैट अ पर्सन हैज़ टू एक्सेप्ट विदाउट एनी लिमिट ऑफ अमाउंट, सो देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन लिमिट। सो अनलिमिटेड फिर नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें जो है आप अगर ये वो मनी है, इसमें जो सामने वाला बंदा है उसको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि यहाँ तक की ही आप पेमेंट कर सकते हो इतने में, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। डोंट वरी, आई विल गिव यू एग्जांपल। जैसे कि इन इंडिया में अगर बात करें तो पेपर नोट्स जो हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर हैं, बिकॉज जितने भी करेंसी नोट्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी भी अमाउंट तक की, और पर्सन जिसको आप पेमेंट कर रहे हो वो इसको लेने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। अब जो करेंसी नोट होते हैं 2 रुपये के या उससे ऊपर के, ये आपको याद रखना है कि उनको कौन इशू करता है। मैं बात कर रही हूँ करेंसी नोट्स 2 रुपये के ऊपर के। अभी आप इसमें ना कंफ्यूज हो गए आगे, तभी मैं आपको ये बार बार इस चीज़ पे जोर दे रही हूँ कि जो करेंसी नोट्स होते हैं 2 रुपये के ऊपर के, ठीक है, उनको कौन इशू करता है? आरबीआई, ठीक है। तो एवरी बैंक नोट इज़ लीगल टेंडर इन इंडिया। तो आरबीआई की बैकिंग है, तो हर बैंक नोट जो होगा वो क्या होगा? लीगल टेंडर होगा इंडिया में। ऑन दी अदर हैंड जो 1 रुपये का नोट है और कॉइन होता है, इसको कौन इशू करता है? बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको जो है वो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है वो इसको क्या करती है? इशू करती है। हाँ जी। तो एक चीज़ मैंने आपको और बतानी थी ये लास्ट स्लाइड में। अब आप देखिए कि जो ये 100 रुपीज़ का नोट है, यहाँ देखिए, ये जो 100 रुपीज़ का नोट है, आपने यहाँ पर ये देखा होगा, यहाँ पर
एक चीज़ लिखी होती है यहाँ हिंदी में और यहाँ पर इंग्लिश में। 100 रुपीज़ के नोट पर या 500 या मतलब वो नोट जो आरबीआई इशू करती है उन पे आपने देखा होगा कि वहाँ पर लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपीज़ नोट। सो इट इज़ रिटन बाय आरबीआई गवर्नर। जो आरबीआई गवर्नर हैं वो उनके द्वारा ये लिखा गया होता है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हु इज़ द करंट आरबीआई गवर्नर। और जो ये चीज़ है, ये वाली चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है, ये आपको 1 रुपये के नोट पे नहीं लिखी मिलेगी। बिकॉज़ वो कौन इशू करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी इशू करते हैं, ठीक है। और उस चीज़ के बारे में कॉइनेज एक्ट में लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आपको 1 रुपये के नोट पे लिखी हुई नहीं मिलेगी, बिकॉज इट इज़ नॉट प्रॉमिस्ड कि आपको जो है डेफिनेटली 1 रुपये मिलेगा ही मिलेगा। सो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। ओके, हम चलते हैं आगे। हाँ जी, तो ये हमने पढ़ लिया लिमिटेड लीगल टेंडर के बारे में, और अनलिमिटेड लीगल टेंडर के बारे में भी हमने देख लिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कॉइन्स की। कॉइन क्या होता है? आप अभी तो शायद इतने आप कॉइन नहीं यूज़ करते होंगे, लेकिन अ, अगर आप अगर आप अपने चाइल्डहुड डेज़ की बात करोगे तो उसमें आपने देखा होगा कि जब भी हमको 2 रुपये या 5 रुपये के सिक्के मिलते थे, और उस टाइम पे दैट वाज अ ह्यूज अमाउंट फॉर अस। तो कॉइन्स क्या होते हैं? कॉइन का मतलब होता है एनी कॉइन विच इज़ मेड अप ऑफ एनी मेटल। कोई भी ऐसा सिक्का जो किसी भी मेटल का बना हो और किसी भी या दूसरे मटेरियल का, और जिस पे स्टैंप लगी हो गवर्नमेंट की और कोई भी अथॉरिटी की, जो उसको एक एम्पावर करती है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, किंग और क्वीन भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये तो काफ़ी एक बेसिक सी डेफिनेशन थी कॉइन की, ये आपको नहीं पूछने वाला कोई, बट एक जनरल नॉलेज के तौर पे मैं इस चीज़ को लिख देती हूँ, ठीक है। तो कॉइनेज एक्ट 2011 के बारे में हम बात करते हैं। सो आरबीआई जो है वो प्रिंट करती है करेंसी नोट्स एज़ पर द प्रोविजंस ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो जो करेंसी नोट्स मैंने आपको बताया था कि कितने से ऊपर के करेंसी नोट्स, 2 रुपये के ऊपर के, ये आपको याद रखना है। तो 2 रुपये के ऊपर के जितने भी करेंसी नोट्स हैं वो आरबीआई प्रिंट करती है, और इसके बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है? आरबीआई एक्ट 1934 में। ऑन दी अदर हैंड्स जो कॉइन्स हैं इंडिया में, उनको जो मिंट किया जाता है, उनको जो बनाया जाता है, वो कहाँ पर लिखा हुआ है? कॉइनेज एक्ट 2011 में। तो कॉइनेज एक्ट 2011 है वो अलाउ करता है, अलाउज इशू ऑफ कॉइन्स अप टू द डिनोमिनेशन ऑफ ₹1000 इन इंडिया। कि आपके जो ये थाउजेंड्स तक के मतलब कि कहाँ कितने पैसे तक के आप, या कितने अमाउंट तक के आप कॉइन्स बना सकते हो। तो आप 1000 रुपीज़ तक के जो कॉइन्स हैं वो इंडिया में बनाए जा सकते हैं, ठीक है, आरबीआई के द्वारा। और ये चीज़ कहाँ पर मेंशन की गई है? ये कॉइनेज एक्ट 2011 में मेंशन की गई है, ठीक है। मतलब 1000 रुपये से नीचे नीचे के 5 रुपये का भी सिक्का बना सकती है, 10 का भी, 20 का भी, 50 का भी सिक्का बना सकती है। वो आरबीआई पे डिपेंड करता है कि उसने कितने रुपए का सिक्का बनाना है। सो आरबीआई जो है उसको ऑथोराइज़ किया गया है टू प्रिंट करेंसी नोट्स फ्रॉम 2 रुपीज़ टू 1000 रुपीज़, और 10,000 रुपीज़, सॉरी। तो और आरबीआई का कितनी अमाउंट तक की जो है वो करेंसी नोट्स बना सकती है? वो बना सकती है 2 रुपये से लेके 1 रुपये का तो बना नहीं सकती, वो तो मैंने आपको बताया कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, जिस पे आपने देखा होगा फाइनेंस सेक्रेटरी के यहाँ पर साइन होते हैं। लेकिन जो 2 रुपये और 2 रुपये से ऊपर 10,000 रुपये तक की हम बात करें, तो इस 2 रुपये के और 10,000 के बीच बीच जितनी भी अमाउंट पड़ती है उसके जो नोट्स हैं वो कौन बना सकता है? आरबीआई बना सकता है। अभी आपने 100 के भी देखे हैं, अभी 200 का नया लॉन्च हुआ था, 2000 का नोट देखा था आपने लॉन्च हुआ था, कितने ज़्यादा वायरल हो गए थे कि पिंक कलर में आया है ये, 100 रुपीज़ का ब्लू कलर में आया है, तो 500 रुपीज़ का थोड़ा ग्रीनिश ग्रीनिश के कलर में आया था। तो वो आरबीआई पे डिपेंड करता है, आरबीआई चाहे तो 5000 रुपये का भी नोट बना सकती है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और द नोट ऑफ 1
रुपी इज़ प्रिंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नॉट आरबीआई। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जो ये 1 रुपी का नोट है इसको कौन प्रिंट करता है, इसको आरबीआई नहीं प्रिंट करती, इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इशू करती है। सो ये चीज़ें जो थी वो आज हमने डिस्कस करनी थी। हमने फियात मनी के बारे में भी देख लिया, ठीक है, हमने लीगल टेंडर के बारे में भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि कौन कौन सी जो नोट्स हैं लीगल टेंडर हैं या नहीं, ठीक है, हमने चेक के बारे में भी देखा, एटीएम कार्ड्स के बारे में भी देखा कि ये लीगल टेंडर हैं या नहीं। फिर हमने 500 रुपीज़ के नोट के बारे में भी देखा जिसको सर्कुलेशन से निकाल लिया गया था कि वो जो था वो पहले फियात मनी था और लीगल टेंडर भी था, लेकिन बाद में जो है वो लीगल टेंडर नहीं रहा। तो आज अगर हम बात करेंगे 500 रुपीज़ की तो वो फियात मनी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि हाँ उसको सेंट्रल बैकिंग थी, लेकिन अब वो लीगल टेंडर नहीं रह गया, ठीक है, आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, ये भी हमने देखा। और हमने कॉइनेज एक्ट के बारे में भी देखा कि जो कॉइनेज एक्ट 2011 है उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मेंशन की हुई हैं कि कितने तक के नोट और कितने तक के कॉइन्स जो हैं कौन इशू कर सकता है। उसके अलावा हमने ये भी देखा, हाँ हाँ, बाकी बाकी सारा डिस्कस कर लिया है। सो और ये भी चीज़ देख ली थी कि आरबीआई हैज़ द सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशन बट एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। तो 1 रुपी का नोट छोड़ के आरबीआई कितने भी रुपीज़ के जो 10,000 तक की अमाउंट तक के नोट्स जो हैं वो इशू कर सकती है, एंड दैट इज़ मैंशनड अंडर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट, ठीक है। ये चीज़ भी हमने जो है वो डिस्कस कर ली है। अब और कुछ रह गया है, मैं देख लेती हूँ। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ। एक ना फाइनेंस एक्ट है 2017 का, ठीक है, यहाँ पर मैं देख लेती हूँ, अगर कोई खाली स्लाइड हो तो वहाँ पर लिख दूँगी। हाँ जी, यहाँ ना एक, ये मैंने मेंशन नहीं किया स्लाइड में, लेकिन आप फिर भी इसको याद रखिए। एक फाइनेंस एक्ट है ऑफ 2017, ठीक है, उसमें ना ये लिखा हुआ है कि आप 2 लाख से ज़्यादा की कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते एक दिन में, ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ कि आप एक दिन में अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप 2 लाख की ऊपर की ट्रांजैक्शन अमाउंट, 2 लाख के ऊपर की कैश ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं कर सकते एक दिन में। अगर आपको मान लो फिर भी 2 लाख के ऊपर की ट्रांजैक्शन करनी है तो आप उसको चेक वगैरह हो गया या नेफ्ट वगैरह या डिमांड ड्राफ्ट, इनके थ्रू जो है वो कर सकते हो, ठीक है। ये इसलिए किया गया था बिकॉज जो कैश ट्रांजैक्शन है ना, इसको ना समवेयर दे लिंक्ड टू द ब्लैक मनी, उससे जो है लिंक किया जाता है। सो ये चीज़ भी है जो आपको वो क्या करनी है, याद रखनी है। सो गाइज़, आज के लिए आज की जो वीडियो है वो इतनी ही होगी। इसके बाद जो है हम ब्लॉकचेन, ये जो हम ब्लॉकचेन के बारे में अब पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड से, नेक्स्ट वीडियो से, सॉरी, वो जो होगा काफ़ी लेंथी चैप्टर होगा। 1-1.5 घंटे का वो वीडियो जो है वो जा सकती है, ठीक है। इसीलिए मैंने इस वीडियो को शॉर्ट रखा है। तो अभी आपको क्या करना है कि जो मैंने आज चीज़ें करवाई हैं इनको एक बार रिवीजन देनी है, काफ़ी बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ेंगे, बिटकॉइंस के बारे में देखेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में देखेंगे, ठीक है। और हाँ जी, बस इतनी ही चीज़ें हैं, ये हम डिस्कस करेंगे in our next video. So till then, bye bye, take care, have a nice day, and please like and subscribe to my channel. Thank you very much.